प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा हो और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में आज एक नया प्रकरण लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और हिंदी व्याकरण का वह प्रकरण है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। इस प्रकरण से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि और आज के इस प्रकरण में हमें संधि का अर्थ, परिभाषा एवं संधि के प्रकार या भेदों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। बात करें कि जो संधि शब्द है ये किस प्रकार बना है, यानी संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो संधि शब्द की व्युत्पत्ति, संधि शब्द है यह दो शब्दों के मेल या योग से बना है जिसमें सम उपसर्ग और धी के योग से बना है। सम का अर्थ होता है ठीक प्रकार से या उचित तरह से या अच्छी तरह से। धी धी का अर्थ हो गया पास आना, बैठना या मिलना। तो संधि शब्द है यह दो शब्दों के मेल से बना है जिसमें पहला शब्द है सम उपसर्ग और दूसरा है धी। धारण करना है उस धातु के धी से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है ठीक प्रकार से, उचित तरह से या अच्छी तरह से। धी का अर्थ होता है पास में आना, बैठना, मिलना या हम कह सकते हैं धारण करना। इस प्रकार बात करें संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की। शाब्दिक अर्थ तो संधि का शाब्दिक अर्थ है ठीक प्रकार से मिलना या निकट आना या बैठना। तो ये तो हो गया संधि का शाब्दिक अर्थ। देखिए संधि शब्द है दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, सम उपसर्ग और धी के योग से। सम का अर्थ होता है ठीक प्रकार से, उचित तरह से या अच्छी प्रकार से। धी का अर्थ होता है पास में आना, बैठना, मिलना या धारण करना। इस प्रकार संधि का शाब्दिक अर्थ हुआ ठीक प्रकार से मिलना, निकट आना या बैठना। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि संधि शब्द में संधि है, संधि शब्द में
संधि है। तो ध्यान में रहे क्या पूछा गया है कि संधि शब्द में कौन सी संधि है। तो हमने देखा था कि संधि शब्द है ये दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, सम और धी। सम में पहले व्यंजन है, इसलिए यह व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है। तो संधि शब्द है ये व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और संधि शब्द में कौन सी संधि है। तो संधि शब्द में व्यंजन संधि है। बात करें परिभाषा की कि संधि किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक ध्वनियां या हम कह सकते हैं कि वर्ण परस्पर मिलते हों तो उनके मेल से उत्पन्न होने वाले विकार से यह तात्पर्य है परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक ध्वनियां या वर्ण परस्पर मिलते हैं और उनके मिलने से उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। यानी जब दो ध्वनियां या दो वर्ण परस्पर आपस में मिलें, उनके मिलने से उन ध्वनियों में जो विकार उत्पन्न होता हो, जो परिवर्तन आता है, वही परिवर्तन है संधि कहलाता है। तो ये तो थी संधि की परिभाषा। अब बात करें हम कि जो संधि एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कौन कौन सी और अन्य प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जैसे, तो ये हमें ध्यान रखना है। संधि में एक तो होता है लोप। लोप का अर्थ है गायब होना या लुप्त होना। यानी क्या होता है, संधि में जब दो वर्ण या ध्वनियां परस्पर मिलते हैं तो मिलने पर उनके स्थान पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, जो नया वर्ण या नई ध्वनि बनती है, तो उस ध्वनि का अपने मूल स्थान से लोप होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो वर्ण या ध्वनि है वो अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाती है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, लोप कहलाती है। नंबर 2 पर देखिए विकार। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ है परिवर्तन है। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो ध्वनियां परस्पर आपस में मिलेंगी तो मिलने पर उनमें जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, विकार कहलाता है। इसके बाद में एक है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन क्या है, वर्णों का परस्पर
मिलना, वर्ण संयोजन है, वर्णों का परस्पर मिलना, वर्णों का परस्पर मिलना वर्ण संयोजन है, कहलाता है। वर्णों का परस्पर मिलना वर्ण संयोजन है कहलाता है। यानी जब संधि में जो ध्वनियां या वर्ण परस्पर मिलते हैं, परस्पर मिलने के बाद में जो वर्णों का परस्पर संयोजन होता है, इसे ही वर्ण संयोजन कहा जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार की जो शब्दावली है जिसका प्रयोग संधि में किया जाता है, तो इसके बारे में हमने जाना। अब आगे हम पढ़ते हैं संधि के भेद। संधि के भेद या प्रकार, तो लिखिए संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि, और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तो संधि के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? संधि के मूल रूप से मुख्यतः 3 भेद हैं। इनके उपभेद भी हैं, स्वर संधि के भी उपभेद हैं, व्यंजन संधि के भी हैं और विसर्ग संधि के भी हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से बाद में। मुख्यतः संधि के कितने भेद माने गए? 3 भेद माने गए। अगर बात करें हम तीनों भेदों की, कि संधि के जो ये 3 भेद हैं, इन तीनों भेदों में क्या क्या है? स्वर संधि में क्या होता है? हम कह सकते हैं कि स्वर संधि में स्वरों का परस्पर मेल होता है। यानी स्वर संधि में स्वर परस्पर या आपस में मिलते हैं। उसके बाद में देखें व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है और व्यंजन के साथ स्वर भी हो सकता है। यानी व्यंजन के साथ व्यंजन और व्यंजन के साथ स्वर के मेल को ही व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग के साथ, विसर्ग यानी ये जो चिन्ह विसर्ग का, उस विसर्ग के साथ या तो स्वर का मेल हो या व्यंजन का मेल हो, और उस मेल से किस में परिवर्तन होता हो? विसर्ग में ही परिवर्तन होता हो, तो वह संधि है वो विसर्ग संधि कहलाती है। डिटेल से हम पढ़ेंगे इनको अभी आगे। तो क्या पढ़ा हमने अब तक? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार पढ़ने से याद भी होता है। तो अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस रतनगढ़, हिंदी व्याकरण हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण और टॉपिक है संधि, जिसमें हम आज संधि का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो संधि शब्द 2 शब्दों के मेल से बना, सम और धी के मेल से। सम एक उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है ठीक प्रकार से, उचित तरह से या अच्छी तरह से। धी, धी का अर्थ होता है पास में बैठना, मिलना या धारण करना। इस प्रकार संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संधि का शाब्दिक अर्थ हुआ ठीक प्रकार से मिलना, निकट आना या बैठना। तो ये तो हुआ संधि का शाब्दिक अर्थ।
बात करें संधि की परिभाषा की, इससे पहले एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि संधि शब्द में संधि है, तो छात्र कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद ये प्रश्न है वो मिस प्रिंट है या गलत छपा हुआ है। लेकिन वास्तव में देखें तो प्रश्न बिल्कुल सही है कि जो संधि शब्द है उसमें संधि कौन सी है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संधि शब्द में व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि ये सम और धी के योग से मिला है, तो प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण मैं व्यंजन है और उसके साथ ध व्यंजन का मेल हो रहा है, तो मैं है वो अपने ध के पंचम वर्ण न में या विकल्प के रूप में अनुस्वार में बदल रहा है, तो यहाँ व्यंजन संधि है। बात करें व्यंजन संधि की संधि की परिभाषा की, तो जब दो या दो से अधिक ध्वनियां या वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वही विकार या परिवर्तन है वो संधि कहलाता है। अब हमने आगे पढ़ा था कि संधि है उस संधि के दौरान जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन सी है। तो मुख्यतः एक तो लोप शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोप का अर्थ होता है गायब होना या लुप्त होना। दूसरा है विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। और एक है वर्ण संयोजन, वर्णों का परस्पर मिलना ही क्या कहलाता है, वर्ण संयोजन कहलाता है। आगे देखिए हमने पढ़ा संधि के भेदों के बारे में जाना। संधि के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। स्वर संधि, स्वरों का परस्पर मेल होता है। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है लेकिन परिवर्तन है वो व्यंजन में होता है, परिवर्तन व्यंजन में होता है, इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है और परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग में होता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रमुख भेद थे संधि के। अब हमें प्रत्येक भेद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो संधि का जो पहला भेद है वो है स्वर संधि। स्वर संधि ये हमने जाना कि स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है वही स्वर संधि कहलाता है। तो परिभाषा लिख लेते हैं। वैसे परीक्षा में परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, पूछा क्या जाता है संधि से संबंधित जो मुख्य उदाहरण हैं वो पूछे जाते हैं। तो बात करें परिभाषा की कि संधि कहते, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार, और विकार से यहां तात्पर्य है परिवर्तन, परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब दो स्वर ध्वनियां परस्पर मिले और मिलने से उनमें जो विकार आ जाए, जो परिवर्तन आ जाए, वही स्वर संधि कहलाता है। देखिए उदाहरण है, बात करें हम, जैसे एक शब्द है अस्त्र और एक शब्द है अचल, इन दोनों की हमें संधि करनी है। तो संधि में सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि ये जो संधि होगी किनकी, ये जो धन का चिन्ह है उसके जस्ट पहले वाली वर्ण या ध्वनि की और जस्ट बाद वाले वर्ण या
ध्वनि है उनकी परस्पर संधि होगी, परस्पर मेल होगा। अब हम देखते हैं कि जो अस्त शब्द है इसका जो अंतिम व्यंजन है तय, ये जो तय है ये व्यंजन न होकर संयुक्त अक्षर है। इसमें दो ध्वनियां हैं, एक तो तय व्यंजन और दूसरा ऐश्वर। तो हमें पता है कि तय व्यंजन पहले है और ऐश्वर बाद में। तो ये जो धन का चिन्ह है उसके पहले तो आया ऐश्वर, धन के चिन्ह के तुरंत बाद में भी ऐश्वर है। अब ए और ए दोनों सजातीय स्वर कहलाते हैं, एक ही जाति के स्वर कहलाते हैं। और जब दो सजातीय स्वर परस्पर मिलते हैं तो मिलने के बाद में उनका दीर्घ रूप बने जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये, ध्यान से देखना, ये ए स्वर है और ये ए स्वर है। ए और ए दोनों सजातीय परस्पर मिलेंगे तो इनका दीर्घ रूप बन जाएगा आ बन गया। अब हमें पता है कि जब ए और ए दोनों का मिलन होने या मेल होने के बाद एक विकार आया, एक परिवर्तन आया, और वह परिवर्तन क्या आया, ए और ए दोनों क्या बन गए, आ बन गए। तो ये तो हो गया विकार या परिवर्तन, यानी ध्वनियों में क्या आ गया, विकार या परिवर्तन आ गया। अब देखिए, जब दो ध्वनियां परस्पर मिलती हैं, मिलने के बाद में उनमें जो विकार आता है, तो विकार आने पर उन दोनों ध्वनियों का अपने मूल स्थान से क्या होगा, लोप होगा। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लोप का अर्थ होता है गायब होना या लुप्त होना। तो देखिए, ए और ए जब दो ध्वनियां परस्पर मिली तो उनमें विकार आया और क्या बन गया, आ बन गया। तो अब क्या होगा, अस्त में से ए का लोप होगा और अचल में भी से भी ए का लोप होगा। अब देखिए, ये जो हमने देखा था कि ये जो तय संयुक्त अक्षर है ये तय व्यंजन और ए स्वर के मेल से बना है। तो ए का तो मैं क्या कर देना है, लोप कर देता है। इधर अचल में से भी ए का लोप होगा, तो तय क्या बच गया, अलंत। तो ए शय और तय हो गया अलंत। अचल में से ए का लोप हो गया तो बचा चल। अब जिन दोनों का लोप हुआ है तो उनका बना क्या, आपस में मिलने पर विकार परिवर्तन होने के बाद में नया स्वर क्या बना था, आ। तो ये आ है, यहां रखेंगे। अब आपको मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि तीन प्रकार की शब्दावली काम में ली जाती है, एक तो लोप, दूसरा था विकार और तीसरा है वर्ण संयोजन। अब यहां क्या होगा, वर्ण संयोजन होगा, यानी इन वर्णों का आपस में मेल होगा, संयोजन होगा। तो वही वर्ण संयोजन करेंगे तो देखते जाइए, ए आधा शय है, आधा शय, तय व्यंजन है, लेकिन जब इसमें ये आ स्वर मिलेगा तो तय का हलंत हट जाएगा और मात्रा आ की लग जाएगी और आगे च ल। इस प्रकार एक नए शब्द का निर्माण हुआ और शब्द बन गया अस्ताचल। यानी हुआ क्या, जब दो स्वर परस्पर मिले, स्वर आपस में मिले तो उनके मेल से क्या हुआ, विकार परिवर्तन हुआ, और यही विकार परिवर्तन क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इस एक उदाहरण से हमने देखा कि संधि में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या तो होता है लोप, क्या कहलाता है विकार परिवर्तन, और वर्ण संयोजन क्या होता है, ये हमने पढ़ा। तो इस प्रकार विकार या जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। अब ये जो विकार या परिवर्तन होता है ये 5 प्रकार का माना जाता है, इसीलिए हिंदी में स्वर संधि के 5 उपभेद भी माने जाते हैं। तो ये तो हो गया
परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, अब पढ़ते हम स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर स्वरों के परस्पर मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, वह 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है। अतः स्वर संधि के पांच भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 5। ये निम्नलिखित हैं। ये जो 5 भेद हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि, चौथा है वृद्धि स्वर संधि और 5वां उपभेद है अयादि स्वर संधि। तो जो स्वर परस्पर आपस में मिलते हैं और मिलने के कारण उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है वो 5 प्रकार से होता है। इसीलिए स्वर संधि के भी 5 उपभेद या भेद माने जाते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि और 5वां अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। इस प्रकार संधि के कितने भेद हो गए? स्वर संधि के 5 भेद हो गए। तो स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5। अब हमें इन स्वर संधि के इन 5 भेदों के बारे में विस्तार से उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? देखो, परिभाषा वगैरह की याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, न परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती हैं। हमें केवल ये पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। तो लिख लीजिए, जब दो सजातीय स्वर परस्पर मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं
कि जब दो सहजातीय स्वर है परस्पर मिलें तो मिलकर उनका दीर्घ रूप बन जाता है। अब बात करें कि सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं। सजातीय स्वर कौन कौन से माने जाते हैं? पहले हैं ए और आ। ए और आ सजातीय स्वर हैं, जिनमें से ए है वो लघु और आ है वो दीर्घ माना जाता है। दूसरे सजातीय स्वर हैं ई और ई। एक लघु ई है और दूसरा दीर्घ ई है। लघु ऊ और दीर्घ ऊ ये भी सजातीय स्वर माने जाते हैं। अब क्या होता है कि जब सजातीय स्वर परस्पर मिलते हैं तो मिलने के बाद में, यानी ए स्वर के साथ अगर ए स्वर मिल जाए, ए स्वर के साथ अगर आ स्वर मिल जाए, लघु ई के साथ लघु ई हो, या लघु ई के साथ दीर्घ ई हो, या दीर्घ ई के साथ लघु ई हो, या दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई हो, या हम कह सकते हैं कि लघु ऊ के साथ दीर्घ ऊ, या लघु ऊ के साथ लघु ऊ, या दीर्घ ऊ के साथ लघु ऊ, या दीर्घ ऊ के साथ दीर्घ ऊ। ये स्वर जब आपस में मिलें तो इनका दीर्घ रूप बने जाता है। जैसे बात करें कि ए और आ सजातीय स्वर माने जाते हैं और ये परस्पर मिलकर इनका दीर्घ रूप क्या बनता है? आ। ई और ई का दीर्घ रूप बनेगा दीर्घ ई। लघु ऊ और दीर्घ ऊ का दीर्घ रूप बनेगा दीर्घ ऊ। तो इस प्रकार ये सजातीय स्वर होते हैं। आप एक नोट लगाकर लिख सकते हैं ताकि याद रहे। लिखिए, संस्कृत में दीर्घ री प्रचलित है या प्रयोग में आता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ये आप नोट के रूप में लिख सकते हो। संस्कृत में लघु री और दीर्घ री दोनों प्रकार की री हैं वो पाई जाती हैं। दोनों प्रकार के री स्वरों का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता। इसलिए हिंदी में सजातीय स्वर ए और आ, ई और ई, उ और ऊ ही माने जाते हैं। तो ये तो बात हो गई दीर्घ संधि के बारे में कि जब दो सजातीय स्वर परस्पर या आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद में उनका दीर्घ रूप बने जाता है और यही दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। बात करें हम कुछ उदाहरणों की, तो परीक्षा के लिए जो उपयोगी है कुछ उदाहरण है उनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण एक ये है जो शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, अंत्य और अक्षरी। अंत्य में है ऐश्वर और अक्षरी में भी ऐश्वर। अंतिम अक्षर से जो प्रारंभ होने वाली होती है वो कहलाती है अंत्याक्षरी। ये अंत्य है पहला शब्द और दूसरा है अक्षरी। अंत्य का अंतिम स्वर है ए और अक्षरी का पहला स्वर है ए। ए और ए दोनों सजातीय स्वर है और ये परस्पर मिलेंगे तो इनका दीर्घ रूप बनेगा आ। अब हमें क्या करना है, देखिए, ये हमें पता है कि जब दो स्वर परस्पर मिलकर उनमें विकार परिवर्तन हो जाए परस्पर मिलने से, तो मूल स्थान से उनका क्या होता है? लोप होता है। तो ये में से तो इस ए का और अक्षरी में से हमें ए का लोप करना है। अंत्य में जो ये है, ये में से ए का लोप करेंगे तो
ये हो जाएगा हलंत, और अक्षरी में से ए का लोप करेंगे तो शेष रहेगा क्षरी। जिन दोनों का लोप किया था उसका बना क्या था, अविकार के रूप में, तो यहां ले लिया आ। अब आप देखिए क्या करेंगे, वर्ण संयोजन करेंगे तो यह हलंत है, यह हलंत में जब आ स्वर इसके साथ जोड़ेंगे तो ये का हलंत हट जाएगा और मात्रा लग जाएगी आ की, और आगे है क्षरी। तो इस प्रकार एक नया शब्द बन गया अंत्याक्षरी। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट उदाहरण देख लीजिए जो परीक्षा में अमूमन है पूछे जाते हैं, जैसे देह और अतीत। देह का अर्थ होता है शरीर, अतीत का होता है परे या दूर। तो इस प्रकार देह में ए और अतीत में ए और ए मिलकर क्या बन जाएगा, आ, और शब्द क्या बन जाएगा, देहातीत। देह से जो अतीत होता है, देह से जो परे होता है वो कहलाता है देहातीत। तीसरा उदाहरण देखिए, अच्छा उदाहरण है ये, गीत और अंजलि। गीत में ए है, अंजलि में ए है, ए और ए दोनों परस्पर मिलकर आ बनता है, और नया जो शब्द बन जाता है वो बन जाता है गीतांजलि। अंजलि का अर्थ होता है पंक्ति या समूह है, तो गीतांजलि। आगे कुछ उदाहरण और देखिए, जैसे एक शब्द है ऊ है, धन अपो है। अच्छा उदाहरण है ये, ऊ है में ए है, अपो है में ए है, ए और ए दोनों मिलकर बन जाता है आ। अब ऊ है, आ की मात्रा, और पो है, शब्द बन गया ऊहा पोह। ऊहा पोह का अर्थ क्या होता है, असमंजस की स्थिति, कि क्या करें क्या न करें, वह स्थिति कहलाती है ऊहा पोह। तो यानी हम लिख सकते हैं असमंजस की स्थिति होती है वो कहलाता है ऊहा पोह। और देखिए उदाहरण, जैसे हस्त और अंतरण। हस्त और अंतरण, हस्त में ऐश्वर है और अंतरण में भी ऐश्वर है, ए और ए दोनों मिलकर दीर्घ रूप बन गया आ, और जो नया शब्द बन गया वो बन गया हस्तांतरण। अच्छा उदाहरण एक और देखिए, जैसे दाव और अनल। दाव कहते हैं जंगल को और अनल कहते हैं आग को। दाव में है ऐश्वर्य और अनल में ऐश्वर्य, ए और ए दोनों मिलकर बन गया आ दीर्घ संधि होने पर, और नया जो शब्द बना वो बना दावानल। तो ये जो दीर्घ संधि है उसमें मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के प्रारूप चलते हैं मुख्यतः। कौन कौन से प्रारूप होते हैं, तो सबसे पहले हम पहला प्रारूप पढ़ रहे हैं, प्रारूप नंबर 1। पहला प्रारूप क्या कहता है, पहला प्रारूप है, पहला प्रारूप कहता है कि ए या आ के बाद में, ए या आ में से कोई एक स्वर आए तो ये परस्पर आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, आ दीर्घ बने जाते हैं। यह है पहला प्रारूप, और इससे संबंधित हम उदाहरण अभी पढ़ रहे थे। बात करें दूसरा प्रारूप की, प्रारूप नंबर 2। दूसरा प्रारूप क्या है कि लघु ई या दीर्घ ई के बाद में, लघु ई या दीर्घ ई के बाद में, लघु ई या दीर्घ ई स्वर आए तो ये परस्पर मिलकर दीर्घ ई में बदले जाते हैं। ये दूसरा प्रारूप। और प्रारूप नंबर 3 क्या है,
कि लघु उ या दीर्घ उ के पश्चात लघु उ या दीर्घ उ आए तो ये परस्पर मिलकर दीर्घ उ बन जाते हैं। तो स्वर संधि का जो ये भेद है दीर्घ स्वर संधि, इस दीर्घ स्वर संधि में 3 प्रकार के प्रारूप चलते हैं और जिसमें हमें पहला जो प्रारूप है उसके उदाहरण पढ़े रहे हैं। ये पहले पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसमें आपको उदाहरण बता रहा था कि स्वर संधि के उदाहरण कैसे होते हैं और किस प्रकार उनमें संधि की जाती है। तो अब हमें जो पहला प्रारूप है इसमें जो शेष बचे मुख्य उदाहरण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, उन उदाहरणों को पढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण है मूल्य और अंकन, मूल्य का अंकन करना। अब देखो ज्यादा इसमें बार बार वो बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्वर है, कौन सा स्वर किसके साथ मिला तो क्या बना, क्योंकि ये चीजें तुम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए 5-6 उदाहरणों में आपको बता दिया गया है, ये समझा दिया गया है कि किस प्रकार स्वर परस्पर मिलते हैं, मिलने के बाद में दीर्घ रूप धारण करे लेते हैं। तो यहाँ मूल्य में ए और अंकन में ए और ए मिलकर आ बन गया, तो जो शब्द है वो क्या बन गया, मूल्यांकन, मूल्य का अंकन है करना। एक अच्छा उदाहरण है भग्न धन अवशेष। मैं आपको यहां वही उदाहरण करवाने जा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सामान्य साधारण उदाहरण नहीं बता रहा हूं, जैसे विद्याधनालय, विद्यालय, रामधन, रामधन जैसे अयन रामायण जो सामान्य है वो उदाहरण नहीं बता रहा हूं, बल्कि वो उदाहरण पढ़ा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भग्न और अवशेष। भग्न का अर्थ होता है टूटे हुए और अवशेष यानी बचे हुए भाग। बचा हुआ जो कहलाता है वो कहलाता है अवशेष, और भग्न यानी टूटे हुए, बिखरे हुए, इधर उधर पड़े हुए। तो भग्न में ए और अवशेष में ए और ए दोनों मिलकर बन जाएगा आ, और शब्द क्या बन जाएगा, भगना अवशेष। अच्छा उदाहरण है ये। आगे देखिए, काम और अयनी। काम में ए और अयनी में ए और ए मिलकर आ बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा कामायनी। इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है कि कामायनी शब्द में समास है। अब ध्यान रखना, कामायनी शब्द में समास होगा बहुव्रीहि। क्यों? क्योंकि एक जयशंकर प्रसाद की रचना का भी नाम है, एक रचना है महत्वपूर्ण छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद की, कामायनी। तो अगर बात कर ले समास की तो इसमें कौन सा समास माना जाएगा, बहुव्रीहि समास माना जाएगा। तो कामायनी का हो गया। कामायनी के बाद देखिए पर और अधीन। पर का अर्थ होता है दूसरे के, और अधीन का अर्थ होता है वश में रहना या नियंत्रण में रहना। अब ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो पर है ये तत्सम उपसर्ग है या तद्भव उपसर्ग है। उपसर्ग भी कई प्रकार के हैं। जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ जुड़ते हैं वो कहलाते हैं तत्सम, और हिंदी के जो तद्भव शब्द हैं उनके साथ जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं तद्भव उपसर्ग। तो पर उपसर्ग है ये तत्सम भी है और तद्भव भी है, दोनों रूप में प्रचलित है। अब ये निर्भर करता है कि सामने वाला शब्द है वो कैसा है। तो वैसे पर है वो तद्भव में ज्यादा प्रयुक्त होता है। तो पर और अधीन, पर में है ए, अधीन में ए और ए मिलकर क्या बन गया आ, तो शब्द क्या बन गया, पराधीन। यानी दूसरे के वश में रहना क्या कहलाता है, पराधीन। इसी प्रकार स्व और अधीन, स्वाधीन। आगे देखिए, एक उदाहरण है रस धन अनुभूति।
रस में है ए, अनुभूति में ए और ए मिलकर दीर्घ रूप बन गया आ, तो शब्द बन गया रसानुभूति। रस का अनुभव करना ही क्या कहलाता है? रसानुभूति कहलाता है। आगे देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रयुक्त होने वाला एक उदाहरण है, बहुत ही अच्छा, छिद्र और अन्वेषी। छिद्र का अर्थ होगा यहां, वैसे छिद्र का अर्थ छेद होता है, लेकिन यहां छिद्र का अर्थ होगा कमियां, और अन्वेषी यानी खोजने वाला। और संधि होने पर जो संधि शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? छिद्रान्वेषी। तो ये थे कुछ उदाहरण है। अब कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे कैसे? संधि विच्छेद के रूप में। तो बात करें कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या है? तो हम कह सकते हैं कि संधि युक्त पदों को, संधि युक्त पदों को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यानी जो संधि युक्त पद हैं उनको अलग करना, उनके टुकड़े करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। तो देखते हैं कुछ उदाहरण ऐसे जिनका क्या किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए, और फिर देखते हैं उनका संधि विच्छेद कैसे करें। देखो, दीर्घ संधि विच्छेद कि दीर्घ संधि में आए हुए जो शब्द हैं उनका विच्छेद कैसे करें। तो एक ये सामान्य सी बात है कि संधि युक्त शब्द में संधि युक्त शब्द में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ की मात्रा हो, वहां से विच्छेद करना चाहिए। पहली बात क्या है कि संधि युक्त शब्दों में जहां पर भी क्या हो, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ की मात्रा हो, वहीं से क्या करना चाहिए? हमें विच्छेद करना चाहिए। पहली बात तो ये। संधि विच्छेद करते समय हमें दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि संधि विच्छेद करने पर नए शब्द या जो अलग अलग शब्द बनते हैं, अलग अलग शब्द सार्थक होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। यानी विशेष रूप से संधि करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि जब कोई दीर्घ संधि का उदाहरण दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, तो उसकी संधि करते समय दीर्घ संधि के उदाहरण का संधि विच्छेद करते समय आ, दीर्घ ई और दीर्घ ओ की जहां क्या लगी हुई हो, मात्रा हो, वहां से ही विच्छेद करना चाहिए। दूसरी बात, संधि विच्छेद करने पर जो नए शब्द बनते हैं या जो शब्द अलग अलग होते हैं,
वो शब्द क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। अगर वो शब्द सार्थक नहीं है तो वो संधि विच्छेद है, वो सही नहीं माना जाता। तो अब कुछ दीर्घ संधि के जो उदाहरण हैं उनका हमें संधि विच्छेद करते हैं। जैसे एक उदाहरण है मरणासन, ध्यान से देखना। संधि विच्छेद कहां से करना है, एक बार देखिए शब्द को अच्छी तरह से। यहां किसकी मात्रा है, आ स्वर की मात्रा है। या तो क्या दिखाई देगी आपको, आ स्वर की मात्रा, या दीर्घ ई या दीर्घ ऊ स्वर की मात्रा शब्द में दिखाई देगी। वहीं से ही हमें संधि विच्छेद करना है। तो यहां आ की मात्रा है, एक बार मैं पुनः लिख देता हूं इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मरणासन, और मरणासन में ये जो यहां आ की मात्रा है, यहां से ही शब्द का क्या होगा, विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा। अब हमें ये देखना है कि मात्रा किसकी है, आ की। आ की मात्रा है। आ जो दीर्घ स्वर है वो किन से मिलकर बनता है, या तो ऐसे या आ से परस्पर मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है कि दो शब्द क्या क्या बन सकते हैं, या तो हो सकता है मरण, और या हो सकता है आ की मात्रा लगे तो मरना। यानी ये जो आ है ये तो बनता है ए का, या बनता है आ का। एक बार हमने ए की मात्रा लगा दी तो शब्द बन गया मरण, और दूसरी बार हमने आ की मात्रा लगा दी तो शब्द बन गया मरना, ण के साथ। अब दूसरा शब्द देखिए, यहां से दूसरा शब्द है उसमें अगर ऐसे शुरू करें तो होता है अशन, और यह होगा आसन। अब हमें देखना क्या है, अब हमें यह देखना है कि ये जो चार शब्द दिए गए हैं उनमें से दो शुद्ध शब्द कौन से हैं, सार्थक शब्द कौन से हैं। उन्हीं सार्थक शब्दों का चयन करके हमें संधि विच्छेद करना है। प्रिय विद्यार्थियों, देखने में ये लगता है कि बहुत ही आसान है संधि का टॉपिक, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो जिसकी संधि अच्छी है निश्चित रूप से हिंदी में वो बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। तो क्योंकि संधि के अंतर्गत शब्द शुद्धि वगैरह सब चीजें आ जाती हैं। अब हमें क्या करना है, आप ही बताइए, मूल शब्द मरण होता है या मरना? ये हमें पता है कि मूल शब्द क्या होता है, मरण होता है, न कि मरना। तो आगे वाला तो होगा ही नहीं। आसन होता है या आसन? आसन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आसन। आसन का अर्थ होता है बैठने का स्थान, तो ये हो गया आसन। तो अब इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मरण धन आसन, तो क्या हो गया, मरणासन। ठीक है, मृत्यु के समीप या निकट मरणासन। आगे देखिए एक उदाहरण और देखिए, जैसे शशांक, बहुत अच्छा उदाहरण है। शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। संधि विच्छेद करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले दीर्घ स्वर की मात्रा देखेंगे तो यहां आ दीर्घ स्वर है, उसकी मात्रा ये रही आ की, तो यहीं से हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करेंगे तो हमें ये पता है कि ये जो आ स्वर है ये या तो बनता है, आ स्वर या तो बनता है ऐसे, और या आ से मिलकर बनता है। निश्चित है ए और आ से मिलकर बनता है, या आ और ए से मिलकर बनता है, या हो सकता है कि दोनों तरफ ही ए हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो अब हमें क्या करना है, यहां से विच्छेद करते हुए जो पहला शब्द है उसमें ए की मात्रा भी लगानी है और आ की मात्रा भी लगानी है। इसी प्रकार दूसरा शब्द का जो पहला स्वर है वो ए भी होगा और आ भी होगा,
दोनों विकल्प सामने रखेंगे, फिर देखेंगे कि सार्थक शब्द कौन से हैं, तो निश्चित रूप से हमारा संधि विच्छेद सही होगा। तो देखिए, एक तो हमने ले लिया सस्य और दूसरा इसमें आ की मात्रा लगा दी तो हो गया ससा। ध्यान से देखते जाइए। दूसरा इस शब्द की बात करें तो एक तो हो गया अंक और दूसरा हो गया आंख। अब हमें चयन करना है शब्दों का कि सार्थक शब्द कौन से हैं। देखिए, सस नहीं होकर होगा या ससा होगा। शुद्ध शब्द होता है शश। सस कहा जाता है खरगोश को, और यहां आंख नहीं होकर क्या माना जाएगा, अंक। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, शश धन अंक। अंक का अर्थ होता है गोद, सस का अर्थ होता है खरगोश, कि जिसकी गोद में खरगोश हो उसे कहते हैं शशांक। और ये किसका पर्यायवाची है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो चलो एक उदाहरण और देखते हैं और बात करते हैं मुरारी शब्द की। मुरारी, मुरारी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ की मात्रा रा पर है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो अपने सामने चार ऑप्शन आएंगे कि मुर या मुरा और अरि या आरी। अब देखिए, मुरारी कहा किसे जाता है, श्री कृष्ण को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि मुर नामक जो राक्षस था उसका उन्होंने क्या किया था, वध किया था। उसके वो क्या थे, अरि थे, आरी थे। अरि थे, अरि का अर्थ होता है शत्रु। इस प्रकार मुरारी जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा मुर धन अरि, और क्या बन गया, मुरारी। और ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, श्री कृष्ण का पर्याय है। आगे देखिए, एक अच्छा उदाहरण है रामायण। ध्यान से देखना, इस उदाहरण में दो संधियां हैं, स्वर संधि भी है और व्यंजन संधि भी है। समझाऊंगा अच्छी तरह से, बने रहिए। हमारे साथ जुड़ोगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। रामायण में संधि विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं कि मां है, यहां दीर्घ स्वर की मात्रा है, यहां पर भी है, रा में भी, लेकिन यहां से संधि विच्छेद करेंगे तो जो दोनों शब्द बनेंगे वो सार्थक नहीं होंगे, इसलिए यहां से संधि विच्छेद है वो नहीं होगा। संधि विच्छेद कहां से होगा, यहां मां से होगा। अब हमें पता है कि आ स्वर है, ये बनता है ए या आ आएगा, और या ए और आ, ये परिस्थितियां रहेंगी। तो दोनों परिस्थितियां हम देखते हैं, राम या रामा, और अब ये ध्यान रखना यहां अणय नहीं आएगा, अयन या आयन, ये ध्यान रखना है। यहां था नय और संधि युक्त करते बन गया नय का अणय। क्यों भाई, ये एक व्यंजन संधि का नियम है कि नय है उससे पहले अगर रे व्यंजन आ जाए संधि करते समय तो नय है वो अणय में बदले जाता है, इसीलिए ये जो नय है वो अणय में बदल गया। अब बात करें दीर्घ संधि की, दीर्घ संधि में यहाँ कौन कौन से दोनों शब्दों का चयन होगा, तो हमें पता है कि सार्थक शब्द राम होता है, रामा नहीं, तो राम। आयन नहीं होकर क्या होगा, अयन। इस प्रकार राम और अयन दोनों मिलेंगे तो शब्द तो बनना चाहिए था रामायण, लेकिन जब व्यंजन संधि होती है तो ये जो नय है वो णय में बदल जाता है
और शब्द बन जाता है रामायण। रामायण का अर्थ होता है राम का अयन, अयन यानी चित्र, चरित्र चित्रण। अयन का अर्थ होता है चरित्र चित्रण। जहां राम के चरित्र का चित्रण किया गया है वही ग्रंथ क्या कहलाता है? रामायण। बात कर लें कि रामायण जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, तो निश्चित रूप से रामायण में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि तुलसीदास जी की एक रचना का नाम क्या है? रामायण भी है, जिसमें राम के चरित्र का चित्रण किया गया है। बात करें इसमें कि संधि कौन सी है, तो यहां दोनों संधियां होंगी। राम और अयन रामायण बना, तो ए और ए मिलकर आ बना, इसलिए दीर्घ स्वर संधि भी है। और नय है वो पंचम वर्ण ण में बदला, तो नय व्यंजन है और व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण भी माना जाता है। आपके परीक्षा में दोनों विकल्प नहीं आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की अपनी कक्षा थी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण से संबंधित, जिसमें हमने संधि का अर्थ, परिभाषा और संधि के भेदों के बारे में अध्ययन किया। और संधि का जो पहला भेद है स्वर संधि, स्वर संधि का जो उपभेद है दीर्घ स्वर संधि, उसके कुछ एक उदाहरणों के बारे में पढ़ा है। अभी सभी महत्वपूर्ण उदाहरण हमने नहीं पढ़े हैं, बाकी शेष बचे हुए जो उदाहरण हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमारे इस संस्थान के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेज हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और दोनों ही प्रकार के कोर्सों में विशेष छूट दी जा रही है। ऑफलाइन कोर्स में 50% तक की छूट है, जबकि ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनमें 80% तक की छूट है। आप हमारा जो प्ले स्टोर पर ऐप है अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ के नाम से, उसको इंस्टॉल करके वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो सुबह 9:30 बजे से लेकर सायंकालीन तक ये हमारे बैच चलते हैं। तो आप हमारे संस्थान में आइए और निश्चित रूप से जो उच्च क्वालिटी का अध्ययन करवाया जा रहा है उसका फायदा उठाइए। और हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं आपको तो इनको लाइक कीजिए और कमेंट भी करें, ताकि हम आगे उनमें कुछ सुधार कर सकें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।